सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस टारगेट में। मित्रों, आज की बाल विकास की इस कक्षा के अंतर्गत हमने कल तक जो अध्ययन किया था उससे आगे का अध्ययन आज हम प्रारंभ करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कल हमने देखा था कि बाल विकास वास्तव में क्या है, बाल विकास के कौन कौन से आयाम हैं, कौन कौन से हिस्से हैं, किन किन क्षेत्रों में बाल विकास को पढ़ा जाता है, ऐसे कौन कौन से भाग हैं जो हमें बाल विकास के अंतर्गत पढ़ने हैं। हमने देखा था कि बाल विकास केवल मानव शरीर के केवल एक पक्ष का अध्ययन नहीं है। बाल विकास एक इतना समग्र होता है, इतना विस्तृत होता है, जिसके अंतर्गत हमें बालक के संज्ञानात्मक विकास को, बालक के भाषाई विकास को, बालक के सांस्कृतिक विकास को, बालक के मनोवैज्ञानिक विकास को, बालक के शारीरिक विकास को, मनोगतिक विकास को, उसके नैतिक विकास को, चारित्रिक विकास को, जब हम बालक के सभी विकासों का अध्ययन करते हैं, विकास के हम सभी पक्षों का अध्ययन कर लेते हैं, उसे हम कंप्लीटली बाल विकास कहते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मस्तिष्क में एक बात यह स्थापित करनी है कि बाल विकास मानव विकास के जीवन के, या हम कहें कि विकास का केवल एक कोई मामूली हिस्सा नहीं है। बाल विकास मानव के विकास का कोई एक हिस्सा नहीं है, किसी एक पक्ष का अध्ययन नहीं है। बाल विकास जो होता है वह मानव के समग्र पक्षों का, सभी पक्षों का अध्ययन करता है, उसे हम बाल विकास कहते हैं। दूसरी बात हमने बाल विकास के अंतर्गत ये भी देखी थी कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान एक बालक का अध्ययन कब से लेकर कब तक करता है। तो मैंने आपसे ये भी कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया था कि बाल विकास जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, गर्भाधान से लेकर या गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक बालक का अध्ययन किया जाता है। गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक जब हम बालक का अध्ययन करते हैं तो उसे हम बाल विकास की संज्ञा देते हैं, उसे हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन कब से लेकर कब तक किया जाता है। तो वहां आपको जो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन में आपको सबसे पहले कंफ्यूज किया जाएगा कि जन्म से। तो जन्म से नहीं करते, जन्म के पहले से, गर्भावस्था से ही हम बालक का अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं और मृत्यु पर्यंत तक उस बालक का अध्ययन किया जाता है। तो हमें बड़े आराम से सारी चीजें याद रखनी है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीजें भी रिपीट भी होंगी। अभी तो हमने केवल इसका एक मामूली सा हिस्सा पढ़ा है, केवल हमने अपने मस्तिष्क में अभी तो हम केवल एक रूपरेखा, केवल एक इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं कि बाल विकास क्या है और बाल विकास के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को समय व्यर्थ न करते हुए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा बिंदु है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि बाल विकास के अध्ययन का क्या महत्व है। रीड लेवल फर्स्ट एंड रीड लेवल सेकंड दोनों में ही हमें ये बिंदु दिया गया था कि बाल विकास का महत्व क्या है। तो हमें बाल विकास के अध्ययन का महत्व देखना पड़ेगा कि बाल विकास के अध्ययन का क्या महत्व है, आखिर हमें बाल विकास को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा क्या कारण है कि आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में बाल विकास या बाल मनोविज्ञान को जोड़ा गया। तो ये हमें यहां से पता चलेगा कि बाल विकास के अध्ययन का क्या महत्व है। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, बालक किसी भी समाज व राष्ट्र की आधारशिला है। देखिए, आज का ये जो बालक है यही भविष्य का भारत का निर्माता है। आज का जो बालक है यही भविष्य में जाकर एक भारत के, हम कहें कि एक सुसभ्य, एक सुसंस्कृत नागरिक के रूप में ये बालक निकलेगा। ऐसा हमारा विचार है, ऐसा हमारा प्रयास है। एक शिक्षक होने के नाते आपका हमेशा ये दायित्व रहना चाहिए, आपकी हमेशा एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि आपको समाज को एक उत्तम नागरिक देना है, उत्तम नागरिक तैयार करके आपको देना है। तो एक जो बालक होता है ये किसी भी समाज व किसी भी राष्ट्र की आधारशिला माना जाता है। उनका स्वस्थ विकास समाज व राष्ट्र की प्रगति में योगदान देता है। यदि इस बालक का विकास स्वस्थ होगा, इस बालक का अच्छा विकास होगा, तो ये बालक या इस बालक का विकास हमारे समाज व राष्ट्र की प्रगति में योगदान देता है। इस बालक का विकास हमारे समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए योगदानकारी होता है। माता पिता भी बाल अध्ययन के द्वारा अपने बच्चे को समाज के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करते हैं। जो माता पिता होते हैं, ये माता पिता भी बाल अध्ययन के द्वारा अपने बच्चे को समाज के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करते हैं। यदि माता पिता को बाल अध्ययन की समझ हो, माता पिता को बाल मनोविज्ञान की समझ हो, तो फिर वे अपने बच्चे को समाज में एक सुसंस्कृत, एक सुव्यवस्थित रूप से एक उत्तम नागरिक के रूप में विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं। उसकी
प्रतिभाओं को जानकर उसकी शिक्षा की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। देखिए, आप बालक की यदि रुचि का पता लगा लें कि इस बालक को किस क्षेत्र में रुचि है और उसी क्षेत्र में आप बच्चे को आगे बढ़ने के लिए यदि अग्रसर करते हैं, उसकी रुचि से जुड़कर आप चीजों को उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे उस बालक के सीखने की दर काफी गुना बढ़ जाती है। तो यदि माता पिता बच्चे की प्रतिभा को जान सके, माता पिता बच्चे के टैलेंट को यदि पकड़ सके कि हमारा ये जो बच्चा है, इस बच्चे में इस चीज का टैलेंट है, इस बच्चे में इस चीज की प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को यदि माता पिता जान जाए तो उस बालक की शिक्षा की उचित व्यवस्था कर सकती है। बाल विकास का अध्ययन माता पिता तथा अन्य लोगों के लिए निम्न रूप में लाभकारी हो सकता है। बाल विकास का यदि हम अध्ययन करें तो बाल विकास का अध्ययन माता पिता के लिए, एक शिक्षक के लिए और अन्य लोगों के लिए निम्न रूपों में लाभकारी हो सकता है। निम्न रूपों में ये हमें लाभ प्रदान कर सकता है। कैसे, देखिए, अगर हम बात करें पहले बिंदु की, देखिए पहला बिंदु हमें यहां दिया गया है विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होना। पहला बिंदु हमें क्या दिया गया है कि विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होना। यानी बाल विकास और बाल मनोविज्ञान हमसे कहता है कि यदि आप बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं, माता पिता और बच्चों को यदि बाल मनोविज्ञान की समझ है, तो वे बच्चों की विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकती है। विकासात्मक क्रियाएं कौन सी होती हैं बालक की? विकासात्मक क्रिया का अर्थ है बच्चा आगे भविष्य में विकास किस प्रकार करेगा, बच्चा भविष्य में किस प्रकार विकास करेगा, किस वर्ष की उम्र में बालक में कौन से गुण विकसित होना प्रारंभ होंगे, इन सब की जानकारी माता पिता को हो सकती है। जैसे हम कहें कि हमारी कक्षा का जो बच्चा है, मान लीजिए आज हमारी किसी कक्षा 2 में एक बच्चा पढ़ता है, उस बच्चे को हम चर और अचर संख्या वाले सवाल पकड़ा दें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना, और x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू ज्ञात करो, तो बच्चा कहां से कर पाएगा? अब आप कहेंगे कि हम एक शिक्षक हैं, हम बच्चे को ज्ञान दे रहे हैं। आप शिक्षक होने के नाते बच्चे तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप ये तो देख लीजिए उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आपकी कक्षा का बच्चा सक्षम है या नहीं है। तो ये आता है विकासात्मक क्रियाओं के ज्ञान में। आपको ये पता होना चाहिए कि इस बालक की उम्र कितनी है और किस उम्र में या विकास के किस क्रम में बच्चा इस चीज को सीखना प्रारंभ करेगा। तो विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान एक शिक्षक को और एक माता पिता को आवश्यक रूप से होना चाहिए। देखिए क्या है ये, तो विकास की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बालक किसी विशिष्ट आयु में कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है। विकास की जो प्रक्रिया में बच्चा जब आगे बढ़ता है तो प्रत्येक बालक एक विशिष्ट आयु में कुछ विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उसका विकासात्मक क्रम आगे बढ़ता है, तो बालक में अलग अलग गुण प्रदर्शित होना प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे हम कहें तो शैशवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बालक के गुण अलग होते हैं, लेकिन शैशवावस्था के अंतिम वर्षों तक पहुंचते पहुंचते बालक में वे गुण परिवर्तित हो जाती है। बाल्यावस्था के बालक की अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था में बालक में कुछ अलग गुण होते हैं और बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों तक आते आते उस बालक के गुण परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक यही क्रम किशोरावस्था में रहता है। तो विकास की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक बालक किसी विशिष्ट आयु में कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है और एक शिक्षक होने के नाते हमें उन गुणों को समझना चाहिए, उन गुणों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो उससे पूर्व या बाद की अवस्थाओं में या तो होते हैं या नहीं होते, यानी जो गुण बच्चे में आज प्रदर्शित हो रहे हैं वे गुण उससे पहले की या बाद की अवस्थाओं में या तो होते हैं या नहीं होते, या यदि होते भी हैं तो सामान्य होते हैं लेकिन विशिष्ट नहीं होते। यानी जो गुण बच्चे में आज हैं वो उस बात की हम गारंटी नहीं ले सकते कि ये गुण बच्चे में आगे भी रहेंगे, ये गुण परिवर्तित भी हो सकते हैं। इन्हीं विशिष्ट गुणों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं विशिष्ट गुणों को हम विकासात्मक क्रियाएं कहते हैं। यानी ये जो गुण बच्चे में आते हैं इन गुणों को ही हम क्या कहते हैं? विकासात्मक क्रियाएं कहते हैं। चलिए आगे देखें। इन विकासात्मक क्रियाओं के आधार पर बालक के विकास की भविष्यवाणी भी की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आप इसके नोट्स पीडीएफ फाइल से डाउनलोड कर लें। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता दूंगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा, तो वहां से आप आराम से इसके नोट्स प्रिंट करा सकते हैं। तो इन विकासात्मक क्रियाओं के आधार पर बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। प्रश्न आएगा, बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, यह कथन पहला ऑप्शन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है, तीसरा ऑप्शन ना सत्य है ना असत्य है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो
बालक के विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। हम बालक के विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब आप कहोगे भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? भविष्यवाणी ऐसे नहीं कि जा बच्चे तेरा कल्याण होगा, ये वाली भविष्यवाणी नहीं। भविष्यवाणी का अर्थ है, जैसे देखिए, आप अपनी कक्षा में, मान लो आप में से कुछ लोगों ने भी कक्षा में पढ़ाया होगा, उन लोगों को अनुभव होगा कि जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम अपनी कक्षा के बच्चों को देखकर बता देते हैं कि ये बच्चा भविष्य में जाके बहुत प्रगति करेगा, या ये बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा निकल सकता है। तो ये हमने कैसे बताया? क्या उसके माथे पर लिखा है कि ये बच्चा आगे चल के अच्छा निकलेगा? नहीं। उस बालक के गुण, उस बालक के कार्य करने की प्रकृति, उस बालक के रेस्पॉन्स देने का तरीका, प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया से हम अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में जाकर ये बालक आगे बढ़ सकता है, इस बालक में भविष्य में ये गुण आ सकते हैं, इस क्षेत्र में ये बालक अच्छा हो सकता है। तो विकासात्मक क्रियाओं के आधार पर हम बालक के विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। बालक के विकास के बारे में आगे बताया जा सकता है कि आगे चलकर ये बच्चा ऐसा होगा, और विकासात्मक क्रियाओं के अनुसार उन गुणों को विकसित करने के लिए साधन और सुविधाएं भी प्रदान कर सकती हैं। जो उस बच्चे में गुण आ रहे हो, उन गुणों के अकॉर्डिंग हम उसको साधन दे सकते हैं और उस बच्चे को सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं। जैसे जन्म के बाद 10-12 माह की आयु में बालक चलने की क्रियाएं करने लगता है। जन्म के बाद जब बच्चा 10-12 वर्ष की आयु में होता है तो धीरे धीरे वो चलना प्रारंभ कर देता है। 3-4 माह में बच्चे में भाषा विकास होने लगता है, और आदि क्रियाएं इस बच्चे की अवस्था विकास की हम विकासात्मक क्रियाएं इसको कह सकते हैं। यानी विकास का ये क्रम है, एक निश्चित क्रम, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि लगभग 8 से 9 महीने का बच्चा धीरे धीरे घुटनों पर चलना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद बच्चा सहारे से पकड़ के खड़ा होना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद सहारे से बच्चा चलना सीख लेता है, फिर बिना सहारे के बच्चा चलना सीख लेता है। तो ये विकास का एक क्रम है, और इसी विकासात्मक प्रक्रिया के आधार पर, या हम कहें कि ये जो विकास का क्रम है, इसे ही हम बच्चे का विकासात्मक क्रियाएं कह सकते हैं। इस बच्चे को, या हम कहें कि इसको हम विकासात्मक प्रक्रिया कह सकते हैं। तो आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। तो विकासात्मक का अर्थ है कि बच्चा धीरे धीरे विकास के क्रम में आगे बढ़ेगा, इसे हम विकासात्मक प्रक्रिया कहते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे बिंदु की। दूसरा बिंदु हमें जो दिया गया है, वो दूसरा बिंदु है बाल पोषण विधियों का ज्ञान होना। बाल पोषण विधियां क्या होती है? देखिए, पोषण शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि बच्चे को हमें आहार कैसा उपलब्ध कराना है, बच्चे का पालन पोषण हमें कैसा करना है, बच्चे को हमें किन पोषण विधियों के आधार पर लेके चलना है, जिससे एक बच्चा अपने स्वस्थ शारीरिक विकास को लेकर हमारे पास आए। स्वस्थ शारीरिक, स्वस्थ मानसिक विकास वाला बच्चा जब हमारे पास आएगा तो उस बच्चे को शिक्षण देने में, उस बच्चे को आगे बढ़ाने में हमें बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी, और ना ही उस बालक को सीखने में और समझने में कठिनाई आएगी। तो बाल पोषण की विधियों का ज्ञान किस प्रकार होगा? तो देखिए, बाल विकास के अध्ययन से माता पिता तथा अभिभावकों को बाल पोषण की विधियों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो बाल विकास के अध्ययन से माता पिता तथा अभिभावकों को बाल पोषण विधियों का ज्ञान हो जाता है। यानी बच्चे का पालन पोषण हमें किस प्रकार करना है, इस पालन पोषण का ज्ञान उनको हो जाता है। प्रत्येक माता पिता प्रथम शिशु के जन्म के समय बाल पोषण के ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं। यदि हम बात करें तो जितने भी माता पिता होते हैं, जब इनके प्रथम शिशु का जन्म होता है उस समय ये बाल पोषण की विधियों के ज्ञान से अनभिज्ञ होते हैं। बच्चे का पालन पोषण हमें किस प्रकार करना है, इस ज्ञान से ये अनभिज्ञ होते हैं। लेकिन बाल विकास का अध्ययन माता पिता को मातृत्व तथा पितृत्व के दायित्व जैसे गंभीर प्रश्नों को हल करके बाल पोषण को सहज बनाता है। लेकिन जब वही माता पिता बालक के विकास का अध्ययन कर लेते हैं तो माता पिता को मातृत्व तथा पिता को पितृत्व जैसे दायित्व जैसे गंभीर प्रश्नों को हल करके, मातृत्व का अर्थ है कि एक माता का दायित्व बालक के लिए क्या होना चाहिए, पितृत्व का अर्थ है कि एक पिता का दायित्व बालक के लिए क्या होना चाहिए। तो मातृत्व तथा पितृत्व के दायित्व जैसे गंभीर प्रश्नों को हल करके बाल पोषण को क्या करता है, ये सहज बनाता है। चलो, तीसरी विशेषता की हम बात करें, तीसरे बिंदु की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त होना। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी क्या होती है? तो देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी क्या है? यद्यपि विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है, विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, और प्रत्येक विकासावस्था की कुछ अपनी प्रमुख विशेषताएं होती हैं, फिर भी जन्म के बाद दो बालकों के विकास में समानता नहीं पाई जाती। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त होना। व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी कैसे प्राप्त होगी? तो जरा देखिए,
व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी कैसे प्राप्त होगी? यदि माता पिता बालक की वैयक्तिक भिन्नता की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि एक बच्चे की वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है, जैसे हम बात करें कि यद्यपि विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है और विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है। देखिए, विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है, हर बच्चा एक निश्चित पैटर्न से आगे बढ़ता है। तो यदि उस पैटर्न से हम बात करें कि आप प्रयास करें कि हमारा बच्चा उस पैटर्न से हटके बात करे या उस पैटर्न से हटके बच्चा कार्य करे, तो ये बात संभव नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था कि विकास का जो निश्चित क्रम होता है, जिसे हम विकासात्मक अवस्था कहते हैं, उस विकासात्मक अवस्था के आधार पर ही एक बच्चे का विकास संभव होता है। जैसे हमने आपसे कहा कि 9 वर्ष की माह में बच्चा 9 माह की उम्र में बच्चा धीरे धीरे अपने घुटनों में चलना प्रारंभ करता है। फिर बच्चा घुटनों पर चलने के साथ साथ धीरे धीरे बच्चा सहारे से पकड़ के खड़ा होना, यानी जो आगे की प्रोसेस होती है उस पूरी प्रोसेस को बच्चा फॉलो करता है। अब देखना, हम क्या कह रहे हैं कि यद्यपि विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है, यानी सब बच्चों के विकास होने का पैटर्न एक जैसा ही होगा, हर बच्चे का विकास क्रम यही होगा। हर बच्चा पहले घुटना चलेगा, हर बच्चा उसके बाद सहारे से पकड़ के खड़ा होगा, उसके बाद हर बच्चा बिना सहारे के पकड़ के खड़ा होगा, उसके बाद हर बच्चा सहारे से चलना सीखेगा और उसके बाद हर बच्चा बिना सहारे के चलना सीखेगा। सारी चीजें बिल्कुल सही है, लेकिन और विकास अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, फिर भी जन्म के बाद 2 बालकों के विकास में समानता नहीं पाई जाती। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। फिर भी जन्म के बाद 2 बालक हैं, उन 2 बालकों के विकास में समानता नहीं पाई जाती। दोनों बालकों का विकास एक जैसा नहीं होता। जैसे हम कहें कि एक बालक कुशाग्र बुद्धि होता है, जबकि दूसरा बालक कैसा होता है? सामान्य बुद्धि। कुशाग्र यानी तेज। एक बच्चा तो ऐसा है जो तेज बुद्धि वाला है और दूसरा बच्चा ऐसा है जो सामान्य बुद्धि वाला है। तो जब एक बच्चा तेज बुद्धि वाला है और दूसरा बच्चा सामान्य बुद्धि वाला है, तो दोनों से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों में क्या पाई जाती है? वैयक्तिक भिन्नता। दोनों में क्या पाई जाएगी? वैयक्तिक भिन्नता पाई जाएगी। मैंने आपसे कल भी कहा था कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चे से किसी भी कारण से अगर भिन्न है, फिर समझिए, एक बच्चा दूसरे बच्चे से यदि किसी भी कारण से भिन्न है, चाहे वह रंग के आधार पर, चाहे रूप के आधार पर, चाहे, देखो एक चीज बताऊंगा आपको, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में लगभग 7 साढ़े 7 अरब की जनसंख्या है। अरब, 7 साढ़े 7 अरब हम लोग हैं टोटल इस पूरे दुनिया की अगर हम बात करें। अब आप देखिए कि ऊपर वाला, या यानी भगवान की हम बात कर रहे हैं, कि ऊपर वाला जो भगवान है वो कितना बड़ा कारीगर है। कारीगर से मेरा मीन्स कितना बड़ा कारीगर है कि जितने लोग बनाए और सबके चेहरे अलग अलग, जितने लोग इस संसार में बनाए सबके चेहरे अलग अलग, यानी कितनी बड़ी व्यक्तिगत भिन्नता दे दी। और एक चीज और देखिए, वही 2 आंखें, वही नाक, वही कान, वही होठ, यानी जो सिस्टम आपके चेहरे पे है वही सिस्टम सब पूरे पार्ट्स बगल वाले के चेहरे पे हैं, लेकिन फिर भी दोनों की शक्ल में अंतर है। तो ये क्या है? सबसे बड़ी व्यक्तिगत भिन्नता तो यहीं से प्रारंभ होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, गुण के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा के आधार पर या अन्य किसी आधार पर, जब बच्चे में एक बच्चा दूसरे बच्चे से अगर भिन्न होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? उसे हम व्यक्तिगत भिन्नता की श्रेणी देते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता उसको कहा जाता है। बाल विकास के अध्ययन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का पता चलता है, जिससे बालकों के शिक्षा निर्देशन में हमें सहायता मिलती है। यानी जब हम बाल विकास का अध्ययन कर लेते हैं तो बाल विकास का अध्ययन करने से हमें वैयक्तिक भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त होती है। हमें पता चलता है कि हमारी कक्षा का हर बच्चा अलग है, तो पूरी कक्षा को केवल एक शिक्षण विधि के माध्यम से हम शिक्षण नहीं करा सकते। पूरी कक्षा के बच्चों को एक बीमारी का इंजेक्शन नहीं लगा सकते। मेरे उदाहरण को समझना, हर बच्चे में अलग अलग बीमारी है, हर बच्चे की सीखने की दर अलग है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग है, हर बच्चे की चीजों को पकड़ने की क्षमता अलग है, ग्रहण करने की क्षमता हर बच्चे की अलग है। तो फिर आप अलग अलग बीमारी में एक ही इंजेक्शन कैसे लगा सकते हो? नहीं लगा सकते ना। ठीक इसी प्रकार जब हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, हमारी कक्षा में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों से सीखने वाले बच्चे हैं, तो केवल एक शिक्षण विधि के माध्यम से आप अपनी कक्षा के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। आपको उनके लिए क्या करना पड़ेगा? अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है वैयक्तिक भिन्नता। आगे पढ़ेंगे। अभी तो हमने को इतना पढ़ा है कि वैयक्तिक भिन्नताओं की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब क्या होती है वैयक्तिक भिन्नता, कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या इसमें कहा, सारी चीजें आगे आएंगी, कोई घबराने वाली बात नहीं। चलो चौथे बिंदु पे हम चलते हैं। चौथे बिंदु की हम बात करते हैं। तो देखिए चौथा बिंदु क्या कहता है? विकास की अवस्थाओं का ज्ञान होना। विकास की अवस्थाओं का ज्ञान क्या है? विकास की अवस्था, देखिए
बाल विकास का अध्ययन माता पिता को यह जानकारी प्रदान करता है कि गर्भावस्था से लेकर बालक प्रौढ़ावस्था तक किस प्रकार विकसित होता है। देखिए, गर्भावस्था से लेकर और प्रौढ़ावस्था तक एक बच्चा किस प्रकार विकसित हो रहा है, इसकी जानकारी किसको होनी चाहिए? माता पिता को होनी चाहिए या शिक्षक को होनी चाहिए। अब ये जानकारी उसको आएगी कहां से? ऊपर से रात को उसके कान में कोई ऊपर से अवतार उतर के तो आएगा नहीं जो रात को उसके कान में सब बता जाएगा। तो कहां से आएगा? ये विकास की अवस्थाओं का ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? बाल विकास से। और इसीलिए आपके सिलेबस में क्या जोड़ा गया है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। तो बाल विकास का अध्ययन माता पिता को यह जानकारी प्रदान करता है कि गर्भावस्था से लेकर बालक प्रौढ़ावस्था तक किस प्रकार विकसित होता है, इसकी जानकारी आपको मिलती है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में बालक के विभिन्न पहलुओं में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, यानी आपका ही कक्षा का जो बच्चा है वो बच्चा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विकास करेगा, विभिन्न अवस्थाएं उसके जीवन में आएंगी। तो इन अवस्थाओं में विभिन्न पहलुओं में बच्चे में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा हम बात करें तो विकास की अवस्था की जानकारी माता पिता कर विकास की अवस्था की जानकारी माता पिता विकास की अवस्था की जानकारी प्राप्त करके माता पिता बालकों के समुचित विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। यानी विकास की अवस्थाओं की उचित जानकारी यदि माता पिता कर लेते हैं तो विकास की अवस्थाओं की उचित जानकारी प्राप्त करके माता पिता बालकों का समुचित विकास कर सकते हैं, समुचित विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो एक शिक्षक को और माता पिता को बाल मनोविज्ञान का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु की हम बात करते हैं। देखिए, पांचवा बिंदु हमें यहां दिया गया है, बालकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा में उपयोगी है। बाल विकास के अध्ययन की क्या महत्व है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि बाल विकास के अध्ययन का महत्व ये है कि ये बालकों के प्रशिक्षण में तथा बालकों को शिक्षा प्रदान करने में उपयोगी है। बालकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा में उपयोगी होता है। देखिए, बाल विकास के अध्ययन से हमें यह जानकारी मिलती है कि किस अवस्था में बालक कितनी मानसिक योग्यता रखता है। बाल विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो बाल विकास का अध्ययन करने से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि किस अवस्था का बालक कितनी मानसिक योग्यता रखता है। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि यदि हम अपनी कक्षा 2 के बच्चे को चर और अचर संख्या जैसे सवाल उसको हम दे देंगे तो बच्चा वहीं घुट-घुट के मर जाएगा। अब आप अंदाज लगाइए, कक्षा 2 का बच्चा चर अचर यानी एक्स वाई वाले सवालों को कहां से हल कर लेगा। तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस अवस्था के बालक को कितनी चीजें करानी। अब आप उम्मीद करें कि कक्षा 1 का बच्चा आपको 20 तक पहाड़े सुना दे, कहां से सुना देगा? नहीं सुना सकता ना, उसकी बेचारे की इतनी मानसिक योग्यता ही नहीं है, मानसिक क्षमता ही नहीं है। तो ये आपको पता कहां से चलेगी? ये आपको बताएगा बाल मनोविज्ञान। बाल विकास आपको ये सारी चीजें बताएगा। तो बाल विकास के अध्ययन से हमें ये जानकारी मिलती है कि किस अवस्था में बालक की कितनी मानसिक योग्यता है। यानी हमें यह पता चलता है कि इस अवस्था के बच्चे पर इतना वजन रखना है। मेरी बात समझना, इस अवस्था के बच्चे पर इतना शिक्षा का वजन रखना है जिसको ये बच्चा आसानी से सह सके। तो बच्चे की मानसिक योग्यता और बुद्धि के अनुसार ही उसके प्रशिक्षण तथा शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। बच्चे की जितनी मानसिक योग्यता होती है, बच्चे की जितनी बुद्धि होती है, उसके अनुसार ही हम उसके प्रशिक्षण की और उसकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं तथा विभिन्न कक्षाओं में उसकी योग्यता अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। एवं बच्चे की जितनी योग्यता होती है, जितनी वर्ष का बच्चा है या जिस कक्षा में बच्चा है, उसी उम्र के बच्चों की योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम अंदाज से तैयार नहीं किया जाता कि कक्षा 2 की अगर किताब है तो उसमें ये सवाल दे दो, कक्षा 3 की किताब है तो उसमें ये सवाल दे दो, कक्षा 4 की किताब है तो उसमें ये सवाल दे दो। नहीं, पाठ्यक्रम ऐसे तैयार नहीं होता। पाठ्यक्रम जब तैयार किया जाता है तो ये देखा जाता है कि ये पाठ्यक्रम किस स्तर के बच्चों के लिए है, इस स्तर के बच्चों की कितनी मानसिक योग्यता होती है और उसी मानसिक योग्यता के अनुसार उन बच्चों को पाठ्यक्रम तैयार करवाया जाता है। तो बालकों के प्रशिक्षण में और बालकों के लिए शिक्षा में ये उपयोगी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु की हम बात करें। बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। यदि बाल मनोविज्ञान और बाल अध्ययन की जानकारी आपको होगी तो ये बालकों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए क्या है व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। तो बाल विकास का अध्ययन बाल विकास के विभिन्न पहलुओं की हमें जानकारी प्रदान करता है। जब हम बाल विकास का अध्ययन करते हैं तो बाल विकास का अध्ययन बाल विकास के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करता है, जिससे माता पिता, अभिभावकों तथा शिक्षकों को यह जानकारी प्राप्त होती है
कि बालक के व्यक्तित्व निर्माण में कौन कौन से तत्व सहायक हैं। जब माता पिता और शिक्षक बच्चे के व्यक्तित्व विकास का अध्ययन करें, बाल विकास का अध्ययन करें, तो उन माता पिता को या उन शिक्षकों को यह पता चलता है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास में कौन कौन से तत्व सहायक हैं, कौन कौन से तत्व काम के हैं और कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो इसमें बाधा पहुंचा रहे हैं, कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो इसमें बाधक हैं, कौन से तत्व ऐसे हैं जो व्यक्तिगत विकास के लिए परम आवश्यक हैं और कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो इसके लिए बाधक हैं। कहीं हम ऐसे तत्वों को तो नहीं छोड़ रहे, एक शिक्षक होने के नाते या एक माता पिता होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते आप बच्चे के विकास में कहीं ऐसे तत्वों को तो नहीं छोड़ रहे जो उसके विकास के लिए परम आवश्यक हो, या आप कहीं ऐसे तत्वों को तो उसमें प्रयोग नहीं कर रहे जो उसके लिए बाधक हो। आदि बातें बाल विकास के अध्ययन से ही हमें ज्ञात होती है, जिन्हें जानकर बालकों के व्यक्तित्व में विकास में हमें जिन्हें जानकर हमें बालकों के व्यक्तित्व विकास में सहायता प्राप्त होती है। तो एक शिक्षक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? एक शिक्षक होने के नाते हमें बाल मनोविज्ञान का और बाल अध्ययन का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में सहायता उपलब्ध करा सके कि कौन कौन से तत्व उस बच्चे के लिए सहायक होंगे और कौन कौन से तत्व उस बच्चे के लिए बाधक होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें बिंदु की हम यहां बात करें। देखिए 7वां बिंदु क्या है? 7वां बिंदु हमें यहां दिया गया है कि बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में सहायक। देखिए एक चीज और मैं आपको यहां जानकारी दूं, एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। हम जो भी बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं, ये बाल विकास सभी विषयों के शिक्षा शास्त्र में आपको समान रूप से उपयोगी मिलेगा। जो मैं भी आपको अध्ययन करा रहा हूं, ये मैं आपको कॉमनली चीजों का अध्ययन करा रहा हूं जो आपको सभी सब्जेक्ट की पेडागोगी में टकराएगी। सभी सब्जेक्ट की पेडागोगी में आपको लौट फिर के यही चीजें पढ़नी है, इसीलिए पहले मैं उन चीजों को करा रहा हूं जिससे आपके 4-5 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इससे आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी, तो आप बड़े आराम से उसको समझ लें। सारी चीजें आपके काम की है, ऐसा ना समझे बोले उसमें क्या है व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक, इसको करके आप छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीजें आप समझो, सारी चीजें आप पढ़ो, क्या पता कौन सी चीज कहां काम आ जाए, और फ्री में मिल रहा है तो पढ़ो, फ्री की चीज क्यों छोड़ी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने में सहायक, यदि हमें बालक के व्यवहार को नियंत्रित करना है तो बालक के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए हमें बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान की हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए क्या है, बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य है बालकों का समुचित विकास कर उन्हें समाज व देश के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करना। बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बाल विकास का प्रमुख उद्देश्य है कि बालकों का समुचित विकास कर, उन बच्चों का उचित विकास करके उन्हें समाज व देश के अच्छे नागरिक के रूप में हमें विकसित करना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें समाज व देश के अच्छे नागरिक के रूप में बच्चे को विकसित करना है, इसीलिए हमें बाल विकास का अध्ययन करना चाहिए। किसी भी बालक को समाज तभी स्वीकार करता है जबकि उसका शारीरिक व मानसिक रूप से व्यवहार सामान्य हो। मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए समाज आपको या किसी भी बालक को तब ही स्वीकारेगा जब आप उन लोगों की तरह सामान्य शारीरिक विकास और मानसिक विकास वाले होंगे। अगर आपका, देखिए मैं एक बात आपको बता रहा हूं, इसको गलत वे में इसका प्रयोग ना किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से विकलांग है तो उस विकलांग व्यक्ति को समाज हीन भावना से देखता है, उस व्यक्ति को अपने आप से अलग मानता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए किसी व्यक्ति का किन्हीं भी कारणों से मानसिक विकास यदि गड़बड़ है तो समाज उस व्यक्ति को अपने आप से अलग रख के चलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चा ऐसा तैयार करके देना है जिसका शारीरिक और मानसिक रूप से व्यवहार सामान्य हो। अब उसका शारीरिक और मानसिक रूप से व्यवहार सामान्य होगा तभी ये समाज उसको स्वीकारेगा। तो बाल विकास का अध्ययन माता पिता तथा शिक्षकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे प्रारंभ से ही बालकों को इस प्रकार का निर्देशन दें कि प्रत्येक क्षेत्र में उनका व्यवहार नियंत्रित हो और प्रत्येक क्षेत्र में उनका व्यवहार सामान्य हो। बाल विकास का अध्ययन माता पिता तथा शिक्षकों को इस बात के लिए भी प्रेरित करता है, इस बात के लिए भी जागृत करता है कि प्रारंभ से ही बालकों को इस प्रकार के निर्देशन दें, इस प्रकार का परामर्श बच्चे को दें कि प्रत्येक क्षेत्र में उस बच्चे का व्यवहार नियंत्रित और प्रत्येक क्षेत्र में उस बच्चे का व्यवहार सामान्य हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु की हम बात करते हैं। 8वां बिंदु आपको यहां दिया गया है कि बालकों के स्वभाव को समझने में सहायक। अभी हमने पढ़ा था बालक के व्यवहार को समझने में सहायक, अब हम पढ़ रहे हैं बालक के स्वभाव को समझने में सहायक।
दोनों शब्दों में अंतर है। व्यवहार शब्द अलग है, स्वभाव शब्द अलग है। व्यवहार बच्चा जैसा कर रहा है वो है व्यवहार, और स्वभाव जो उसका वास्तविक नेचर है वो कहलाता है स्वभाव। ठीक है, देखिए तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में सभी बालकों के स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे विकास के क्रम उसमें चलेंगे, ठीक उसी प्रकार से बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन होता जाएगा। कुछ बालकों का विकास तीव्र गति से होता है, वह अपने प्रत्येक वातावरण के साथ आसानी से समायोजन कर सकते हैं, जबकि कुछ बालक तो ऐसे होते हैं जिनका विकास तीव्र गति से हो जाता है और प्रत्येक पर्यावरण के साथ भी बड़ी आसानी से समायोजन कर जाते हैं, प्रत्येक पर्यावरण के साथ बड़ी आसानी से वो एडजस्ट हो जाते हैं, तो उसको तो हम कहते हैं बहिर्मुखी बालक। जबकि जो अंतर्मुखी बालक होते हैं, उन बालकों को यदि उचित निर्देशन प्राप्त नहीं होता तो उनका विकास कैसा हो जाता है, कुंठित हो जाता है। कुंठा, घृणा ऐसे गुण उनमें आ जाती है, क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं को महसूस तो करते हैं लेकिन उनका क्या नहीं कर पाते, प्रकटीकरण नहीं कर पाते। अब बोलो इसकी हमें क्या जरूरत है, इसकी तो हमें बहुत जरूरत है। मान लीजिए आपकी कक्षा का कोई बच्चा ऐसा है जिसको आपके द्वारा पढ़ाई गई चीजें, जिस शिक्षण विधि से आप पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ाई गई चीजें उसको समझ नहीं आ रही। वो बच्चा महसूस तो कर रहा है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो उसका प्रकटीकरण आपके सामने नहीं कर पा रहा। आपके भय के कारण, आपके डर के कारण वो आपसे कह नहीं पा रहा। मान लीजिए ऐसा कोई बच्चा है, तो क्या होगा, वो बच्चा सीख नहीं पाएगा, और सीख नहीं पाएगा तो शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा से वो बच्चा पीछे हट जाएगा, शिक्षा व्यवस्था की मुख्य धारा से वो बच्चा हट जाएगा, तो मामला गड़बड़ हो गया भाई। हमें तो प्रत्येक बच्चे को उत्तम नागरिक रूप में विकसित करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते आपको बालकों का स्वभाव भी समझना चाहिए। केवल चेहरा देखकर ही पढ़ने की कला एक शिक्षक में होनी चाहिए। चेहरा देखकर पढ़ने की कला क्या होती है, देखिए जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो कक्षा के बच्चों का चेहरा देखकर ही हम बता देते हैं कि इस बच्चे को समझ में नहीं आया, या ये बच्चा ऐसा है जिसको समझ में कम आ रहा है। अपन शकल देख के पूछते हैं क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्या बच्चा कहेगा नहीं सर नहीं आ रहा। तो कारण क्या है, हमने कैसे पता लगाया, हमने पता लगाया उसके हाव भाव को देखकर। तो एक शिक्षक में बच्चे के हाव भाव को पहचानने की प्रक्रिया, एक शिक्षक में बच्चे के व्यवहार को पहचानने की प्रक्रिया, और एक शिक्षक में बच्चे के स्वभाव को समझने की प्रक्रिया होनी चाहिए। बाल विकास का अध्ययन ऐसे बालकों के स्वभाव को समझने में और उन्हें उचित निर्देशन देकर उनके विकास में सहायता प्रदान करता है। ऐसा जो हम जब बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन हमें ऐसे बालकों के स्वभाव को समझने में और उन्हें उचित निर्देशन देकर उनके विकास में सहायता करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगले बिंदु की हम बात करें तो 9 नंबर का बिंदु हमें यहां दिया गया है कि बालक के विकास के संबंध में पूर्वानुमान। बालक के विकास के संबंध में पूर्वानुमान कैसे लगाया जाएगा, तो देखिए बाल विकास और बाल व्यवहार के अध्ययन के द्वारा बच्चे के भावी विकास के अध्ययन में भविष्यवाणी की जा सकती है। ये बात पहले भी आई थी, थोड़ी देर पहले आज की वीडियो में आई है, और ये बात आज भी आई है, अब भी फिर आई है कि बाल विकास और बाल व्यवहार के अध्ययन के द्वारा बच्चे के भावी विकास, भावी का मतलब क्या है, भावी मतलब जो नहीं उसके घर के बगल से कोई भाभी रहती है उनका, नहीं, भावी मतलब भविष्य में बच्चा कैसा विकास करेगा, भावी विकास के अध्ययन की भविष्यवाणी हम बाल मनोविज्ञान के द्वारा कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। बच्चे के वर्तमान गुणों को देखकर वर्तमान गुण, वर्तमान क्षमताएं, उसके अनुकरण करने की प्रवृत्ति, उसके स्पष्टीकरण देने की प्रवृत्ति, इन सब के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये बच्चा भविष्य में जाके अच्छा बनेगा। हम कहते हैं बोले ये बच्चा तो भविष्य में जाके नेता बनेगा, ये बच्चा तो भविष्य में जाके पुलिस वाला बनना चाहिए, या ये बच्चा तो भविष्य में जाके डॉक्टर बनेगा। हमने कैसे कह दिया, क्या उस बच्चे के मस्तिष्क पर लिखा है कि ये बच्चा भविष्य में ऐसा बनेगा? नहीं, केवल उस बच्चे के गुणों को देखकर, उस बच्चे के प्रतिक्रियाओं को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह बच्चा भविष्य में ऐसा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें बिंदु की हम बात करें, परिवार या समाज की सुख समृद्धि में सहायक। परिवार या समाज की सुख समृद्धि में किस प्रकार सहायक है, तो देखिए बाल विकास का अध्ययन केवल बालकों का ही सर्वांगीण विकास नहीं करता, अपितु बालकों के उचित विकास द्वारा परिवार व समाज की शांति तथा सुख समृद्धि में भी सहायता प्रदान करता है। बड़े ध्यान से समझना, बाल विकास का अध्ययन केवल बालकों में ही सर्वांगीण विकास नहीं करता, बच्चे का तो विकास हो ही रहा है, केवल बच्चे में ही विकास नहीं करता, बल्कि आप अंदाज लगाइए जो हमारी कक्षा का ये बच्चा जिसको हमने समुचित वातावरण देकर, समुचित सारे समाज के नियम सिखाकर जब हमने उसको अपने विद्यालय से बाहर निकाला, अपने विद्यालय से ये बच्चा आगे निकलकर समाज में जब ये बच्चा पहुंचा, तो ये बच्चा एक उचित तरीके से समायोजन करेगा,
ये बच्चा उचित तरीके से समस्याओं का समाधान करेगा। अनुकरण करने की प्रवृत्ति, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, ये सभी विकासों में आपके योगदान से बच्चा सारी चीजें विद्यालय में सीख गया है। तो जब एक समुचित बच्चा समाज में पहुंचेगा तो हम इस समाज से एक सभ्य या सुख समृद्धि वाले समाज या शांत समाज की एक कल्पना कर सकते हैं। तो बाल विकास का अध्ययन केवल बच्चे का ही सर्वांगीण विकास नहीं करता। ये सर्वांगीण शब्द को आप मोस्ट इंपोर्टेंट समझिए, इस सर्वांगीण शब्द को याद कर लीजिए। सर्व अंग और इन प्रत्यय इसमें लगा है तो शब्द बन गया सर्वांगीण। सर्व अंग, हमें बच्चे के सभी अंगों का विकास करना है। अब अंगों का विकास ये नहीं कि इस वाली उंगली का विकास अलग करेंगे, इस वाली उंगली का विकास अलग करेंगे, नाखूनों का विकास अलग होगा, ये विकास नहीं करना, ये तो शारीरिक विकास के अंतर्गत आ गया। सभी अंगों से तात्पर्य है कि शारीरिक, भाषाई, चारित्रिक, नैतिक, संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, ये सारे विकास उसमें हो जाए, सभी अंगों का विकास हो। क्योंकि आज का ये जो बालक है यही भविष्य का पिता है और यही राष्ट्र का निर्माता है। ये तो एक यूनिवर्सल थॉट है कि आज का ये जो बालक है ये भविष्य का पिता है और राष्ट्र का निर्माता है। ठीक है, बालक का मन एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होता है। जो बच्चे का मन होता है ना, अब छोटा सा मासूम सा बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा, उस बच्चे का मन भी कितना मासूम होगा। तो बालक का जो मन होता है ये कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अध्यापक व अभिभावक में बच्चों की सफलता के लिए उन्हें विकास के बारे में पता होना चाहिए। अध्यापक और अभिभावकों को बच्चों की सफलता के लिए उनके विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमें यह ज्ञात हो सके कि हमारी कक्षा का बालक किस प्रकार विकसित हो रहा है, हमारी कक्षा के बालक में विकास किस प्रकार हो रहा है, बच्चा विकास के क्रम में किस ओर आगे बढ़ रहा है। यह सारी जानकारी बच्चे को होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको एक और महत्वपूर्ण चीज करा रहे हैं यहां से, बाल विकास के संबंध में प्रचलित भ्रांतियां क्या हैं और बाल विकास के संबंध में परंपरागत विश्वास। परंपरागत विश्वास से तात्पर्य है जो पुरानी परंपराओं से विश्वास चले आ रहे हैं वे विश्वास कौन से हैं, यानी अब तक के समाज की बालक के विकास के प्रति क्या सोच थी, इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अब तक का समाज कैसा था इसके बारे में जानकारी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए हम देख रहे थे कि बाल विकास के संबंध में प्रचलित भ्रांतियां क्या हैं और परंपरागत विश्वास क्या है। प्रचलित भ्रांतियां मीन्स मैंने जैसा कि आपको बताया था कि प्रचलित भ्रांतियां यानी जो भ्रांतियां जो भ्रामक विचार प्रारंभ से चले आ रहे थे अब तक, और परंपरागत विश्वास यानी जो पुरानी परंपरा से विश्वास चला आ रहा था बाल विकास के संबंध में, जिसका बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता था, बालक के संज्ञानात्मक विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ता था। इसके आधार पर बालक अपनी प्रतिभाशीलता को नहीं निखार पाता था। ऐसी कुछ कमियां हमारे सामने आई। दार्शनिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने लगातार उन पर अध्ययन किए और फिर जब उनको महसूस हुआ कि वास्तव में बाल विकास की या बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता है, उसके बाद बाल मनोविज्ञान का धीरे धीरे जन्म हुआ। तो हमें यह देखना है कि बाल विकास के संबंध में अब तक क्या भ्रांतियां थी, क्या परंपरागत विश्वास थे। अगर ऐसी बातें हमसे बच्चे के बारे में कही जाती हैं तो हमें याद रखना है कि ये बातें हमें हमेशा गलत करनी है, ये बातें हमें हमेशा गलत करनी है, हमेशा इन बातों को हमें गलत साबित करना है। अगर ऐसी प्रचलित भ्रांतियां या ऐसे प्रचलित विश्वास अगर इसमें आते हैं तो ये बातें हमें इसमें गलत करनी है। चलिए देखिए, यद्यपि 20वीं शताब्दी में बाल विकास विषय का अत्यधिक विकास हुआ है, 20वीं शताब्दी में बाल विकास का अत्यधिक विकास हुआ है, फिर भी वर्तमान समय में बालकों और उनके विकास के संबंध में कुछ ऐसी भ्रांतियां और परंपरागत विश्वास है जो बालकों को प्रभावित करते हैं। बालकों से मतलब यहाँ गर्ल्स या बॉयज से नहीं है, गर्ल्स या बॉय से यहाँ बालक का कोई मतलब नहीं। बालकों मीन्स जिसमें लड़कियां भी होंगी और लड़के भी होंगे, है ना। तो आज के समय में भी कुछ ऐसी भ्रांतियां और ऐसे परंपरागत विश्वास हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। ये भ्रांतियां केवल ग्रामीण और अनपढ़ लोगों में ही नहीं है, बल्कि शहरी और पढ़े लिखे माता पिता और अभिभावकों में भी है। यानी ये जो भ्रांतियां हैं, ये जो प्रचलित भ्रांतियां चली आ रही है, ये प्रचलित भ्रांतियां केवल ग्रामीण और अनपढ़ लोगों में ही नहीं, बल्कि शहरी और पढ़े लिखे लोगों में भी ये भ्रांतियां पाई जाती हैं। इन भ्रांतियों के कारण माता पिता की पालन पोषण विधियां बालक के विकास के लिए उपयुक्त हैं। इन भ्रांतियों के कारण जो माता पिता की पालन पोषण की विधियां हैं वो बालक के विकास के लिए
उपयुक्त है। प्रमुख परंपरागत विश्वास निम्न है। हमें यहाँ प्रमुख जो परंपरागत विश्वास है उन परंपरागत विश्वासों को देखना है कि कौन कौन से परंपरागत विश्वास अब तक हमारे समाज में चले आ रहे थे और इन परंपरागत विश्वासों के कारण बालक के विकास में क्या क्या परेशानी आती थी, इन सब के बारे में हमें यहाँ अध्ययन करना है। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला बिंदु हमें दिया गया है कि बाल्यावस्था के संबंध में अब तक क्या प्रचलित भ्रांति थी। बाल्यावस्था के संबंध में अब तक क्या भ्रामक विचार थे, तो जरा देखिए। माता पिता में बालकों के संबंध में प्रमुख भ्रांतियां यह है कि बालक प्रौढ़ व्यक्ति का ही लघु रूप है। देखिए, एक तो माता पिता के मस्तिष्क में या माता पिता में बालकों के संबंध में एक प्रमुख भ्रांति यह है कि जो बालक है वह प्रौढ़ व्यक्ति का ही लघु रूप है, यानी जैसा बड़ा व्यक्ति है वैसा ही ये छोटा बच्चा है, केवल उसकी एक छोटी फोटोस्टेट है, ऐसा समझा जाता था। यानी जो प्रौढ़ व्यक्ति है, जैसे हम कहें कि जो बच्चे का पिता है उसी रूप में या उसका लघु रूप ही उस बच्चे को माना जाता था। यानी इसमें अंतर को इतना माना जाता था कि इसके हाथ पैर बड़े हैं, इसका शरीर बड़ा है और इसका शरीर छोटा है, केवल ये होता था। इस भ्रांति के कारण माता पिता अपने बालकों से यह उम्मीद करते हैं कि वे बाल्यावस्था में ही वयस्कों के समान सभी व्यवहार करने लगे। माता पिता छोटे से बच्चे से, बाल्यावस्था के बच्चे से उम्मीद करते हैं कि जैसे बड़ों का व्यवहार होता है, जो बड़ों में समझ होती है, जो तरीका, जो लिहाज बड़े लोगों का होता है, वही लिहाज, वही तरीका, वो सारी पद्धति छोटे बच्चों में आ जाए। तो कहां से आ जाएगी? नहीं आ सकती। यदि वे इस कार्य को करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है या उनकी आलोचना की जाती है या तिरस्कार किया जाता है। अगर वो बच्चा वयस्क के समान कार्य नहीं कर पाता तो ये तो सामान्य सी बात है कि वो छोटा सा बच्चा वयस्क के समान कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो बच्चा वयस्क के समान कार्य नहीं कर पाता तो फिर उस बच्चे को दंड दिया जाता है, उस बच्चे की आलोचना की जाती है या उस बच्चे का तिरस्कार किया जाता है। ऐसी कुछ भ्रांतियां हमारे यहाँ निकल के आई। इससे बाल मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, वे हीन भावना का शिकार हो जाते हैं और अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, जिससे उनका व्यक्तित्व विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर माता पिता के द्वारा बच्चे की लगातार ऐसी आलोचना की जाती है, लगातार उसका तिरस्कार किया जाता है, तो इससे बाल मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वे धीरे धीरे हीन भावना का शिकार होने लगते हैं, अपना स्वयं का आत्मविश्वास वे खो देते हैं, जिससे उस व्यक्ति का व्यक्तित्व या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कैसा हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस विश्वास का खंडन किया है। मनोवैज्ञानिकों ने इस विश्वास को खत्म कर दिया, इसका खंडन कर दिया। उनके अनुसार बालक ही प्रौढ़ बनता है, किंतु बाल्यावस्था में वह प्रौढ़ के समान परिपक्व नहीं हो सकता। ये बात हमें याद रखनी है कि बालक, ये बालक है, यही आगे चल के प्रौढ़ बनेगा, लेकिन अगर इस बालक से हम बाल्यावस्था में ही प्रौढ़ के समान तुलना करें, इस बाल्यावस्था में ही हम प्रौढ़ के समान आकांक्षाएं रहे, तो ये वास्तव में सत्य नहीं है। लेकिन बालक जो होता है वह प्रौढ़ के समान परिपक्व नहीं होता। क्यों? बच्चा छोटा बच्चा होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता सारी अलग होती है, तो उस बच्चे को हम प्रौढ़ के समान नहीं मान सकते। तो एक तो बाल्यावस्था के संबंध में माता पिता में कुछ या हमारे समाज में कुछ गलत भ्रांतियां चली आ रही थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे बिंदु की हम बात करें। दूसरा जो बिंदु है वह दूसरा बिंदु है बालकों के जन्म के संबंध में। एक हमारे समाज में गलत जो भ्रांति है ये बालक या बालिका के जन्म के संबंध में भी होती है। जैसे बालकों के जन्म के समय संबंध में कुछ धारणाएं प्रमुख हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि शुभ नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा भाग्यशाली होता है और उसका जीवन स्वयं के लिए तथा परिवार के लिए मंगलकारी होता है। ऐसा बच्चा जो शुभ नक्षत्र में पैदा हुआ है वह बच्चा परिवार के लिए भाग्यशाली होता है, वह बच्चा भी भाग्यशाली होता है, उसका जीवन उस स्वयं के लिए और परिवार दोनों के लिए मंगलकारी होता है। इसी प्रकार जो बच्चा अशुभ नक्षत्र में पैदा होता है वह बच्चा अमंगलकारी होता है। ऐसा ना मैं कह रहा हूं ना बाल मनोविज्ञान कह रहा है, ऐसा पुरानी धारणा थी, प्रचलित धारणा थी जो अब तक चली आ रही थी। वहां पहले माना जाता था कि जो बालक शुभ नक्षत्र में पैदा हुआ वह भाग्यशाली होता है और अशुभ नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा अमंगलकारी होता है, तथा उस अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे का जीवन परिवार तथा स्वयं के लिए कैसा होता है? कष्टप्रद होता है। इसी प्रकार एक गलत भ्रांति एक और थी
कि सप्ताह के विभिन्न दिनों में जन्म लेने के संबंध में भी अलग अलग धारणाएं, अवधारणाएं और परंपरागत विश्वास है। यानी सप्ताह के दिनों में भी इन्होंने भेद कर दिया कि इस दिन को अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो अलग होगा और इस दिन को बच्चा पैदा हुआ तो वो अलग होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। इसी प्रकार यदि किसी बालक के जन्म के समय तथा जन्म के बाद परिवार में कोई शुभ कार्य होता है तो बालक की प्रगति व समृद्धि होती है। उस बालक को भाग्यशाली मानकर उसे अन्य बालकों की तुलना में क्या किया जाता है, अधिक लाड़ प्यार दिया जाता है। तो ये हमारे समाज की एक गलत प्रचलित धारणा है, ये गलत परंपरागत विश्वास है। एक बाल मनोविज्ञान इस बात को नहीं मानता, तो बालकों के जन्म के संबंध में भी हमारे यहाँ गलत धारणा है। अब हमें इसमें से याद कुछ नहीं करना, हमें केवल अपने दिमाग में एक समझ बनानी है कि अब तक हमारे समाज में क्या गलत धारणा थी और एक शिक्षक होने के नाते हमें क्या धारणा सही रखनी है। और इसी प्रकार जब प्रश्न के 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे तो जो भाषा आपको दी जाएगी, जो गलत धारणा से संबंधित हो उसको खत्म करना है। और शिक्षक होने के नाते जो बाल मनोवैज्ञानिक बात कही जाए या जो सार्वभौमिक बात की जाए या जो यूनिवर्सल ट्रुथ हमको मिले उस बात को हमें सत्य करना है। ये सामान्य शिक्षक होती है प्रश्न का उत्तर निकालने की। आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु के बारे में। इसी दूसरे बिंदु में भी कुछ और दिया है, इसको और देखें। मनोवैज्ञानिकों तथा बाल विशेषज्ञों के मत के अनुसार यह धारणा भी निराधार है। यानी ये जो ऊपर धारणा हमने अभी पढ़ी थी, दिन के अनुसार बच्चा पैदा होने वाला, ये धारणा भी कैसी है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। ज्योतिष के अनुसार नक्षत्र व घड़ियां जीवन को अवश्य प्रभावित करती हैं। नक्षत्र और घड़ियां जीवन को प्रभावित तो करती हैं, किंतु जन्म से ही किसी शिशु को मंगलकारी या अमंगलकारी नहीं बनाती। मंगलकारी या अमंगलकारी अगर आप किसी शिशु को मानते हैं तो आपकी ये गलत धारणा है, बिल्कुल निरर्थक धारणा है, बिल्कुल निराधार धारणा है। ऐसी धारणाओं को हमें क्या करना है, समाज में से समाप्त करने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु हमें दिया है तीसरा वाला, ये तीसरा बिंदु है वंशानुक्रम के संबंध में। यानी वंशानुक्रम के संबंध में भी हमारे समाज में गलत धारणा चली आ रही है। क्या है वो गलत प्रचलित धारणा, देखिए। वंशानुक्रम के संबंध में एक प्रचलित धारणा यह है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी ही संतान भी बनती है। जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतान बनेगी, तो यह गलत धारणा है। जैसे माता पिता होंगे वैसी संतान होगी, ये धारणा गलत है। यदि मान लीजिए किसी कुसंगत माता पिता की संतान को यदि एक अच्छे वातावरण में रखा जाए, एक सुसभ्य वातावरण उस बच्चे को उपलब्ध कराया जाए, तो वह बच्चा अपने माता पिता के वंशानुक्रम पर न चलते हुए कहां चलेगा, एक सभ्य वातावरण की तरफ बढ़ना प्रारंभ कर देगा। हालांकि वंशानुक्रम प्रभाव दिखाता है, लेकिन वातावरण वहां उस प्रभाव को समाप्त करके या कम करके वातावरण अपना प्रभाव वहां दिखाएगा। यदि माता पिता शिक्षित, सुसंस्कृत तथा बुद्धिमान है तो संतानें भी सभ्य तथा सुसंस्कृत होंगी। और यदि माता पिता निरक्षर तथा दुराचारी है तो संतानें भी मूर्ख और दुराचारी बनेंगी। ऐसी धारणा थी। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में अवधारणा ये है कि जैसा बीज है वैसा ही वृक्ष बनेगा। उसे अच्छा बनाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये बात शिक्षक होने के नाते आपको गलत करनी है कि जैसा बीज है वैसा ही वृक्ष बनेगा। नीचे कहावत भी लिखी है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से आएगा। गलत बात है। जैसा बीज है वैसा ही वृक्ष बनेगा। उसे अच्छा बनाने के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं है, ये बात गलत है। अगर मान लीजिए माता पिता दुराचारी और शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, निरक्षर है, तो आप उस माता पिता की संतान को अच्छा वातावरण बनाने के लिए 100% आपको प्रयास करना है। बात यहां दी गई है कि प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा बीज है वैसा ही फल लगेगा, वैसा ही वृक्ष बनेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। माता पिता भले ही निरक्षर और मूर्ख हो या दुराचारी हो, लेकिन संतान को अच्छा बनाने के लिए संवैधानिक तौर पे भी अगर हम बात करें तो समाज में एक उत्तम नागरिक उत्पन्न करने के लिए, एक उत्तम नागरिक समाज को देने के लिए हमें उस बच्चे को अच्छा बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। चलिए, बुडवर्थ क्या कहते हैं? देखिए, बुडवर्थ के अनुसार आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान होता है। यानी बुडवर्थ जी कहते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान होता है। आगे मैं आपको वंशानुक्रम और वातावरण का जो रैखिक रूप से संबंध होता है वो मैं आपको बताऊंगा। वहां आएगा कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों में गुणनफल का संबंध होता है। दोनों में गुणनफल का संबंध होता है। दोनों में प्लस का संबंध नहीं होता, दोनों में
गुणनफल का संबंध होता है। अभी आगे आएगा, हम आपको बताएंगे सारी चीजें। अभी आपको इतना याद रखें कि वंशानुक्रम और वातावरण में जोड़ का नहीं बल्कि गुणनफल का संबंध होता है। यानी जैसे मान लीजिए, अब चलो आपको यहाँ एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में वंशानुक्रम के गुण हैं 3 और वातावरण के गुण हैं 2। मान लीजिए ऐसा है, यानी माता पिता से उसको गुण मिले हैं 3 और वातावरण से उसको गुण मिले हैं 2। तो 3 गुणा 2 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब अगर इसको पलटा जाए, मान लीजिए किसी बच्चे को वंशानुक्रम गुण मिलेंगे 2, तो हम उसको अच्छा वातावरण उपलब्ध करा के उसको 3 वातावरण के गुण दे सकते हैं। तो 3 और अब 2 और 3 का भी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का संबंध जोड़ के समान नहीं होता, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का संबंध गुणनफल के समान होता है। गैरेट के अनुसार, देखिए गैरेट क्या कहते हैं, देखिए गैरेट की परिभाषा, इससे अधिक निश्चित बात और कोई नहीं है कि आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक दूसरे को सहयोग देते हैं, दोनों एक दूसरे को सहयोग देने वाले प्रभाव हैं और दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य होते हैं। यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य है। ठीक है, सामान्य परिभाषाएं। देखिए परिभाषाएं आज से 2, 3, 4, 5 साल पहले परिभाषाएं बहुत आती थी, उस समय परिभाषाओं पर जोर दिया जाता था। लेकिन अब जो पेपर बनते हैं उनमें परिभाषाओं पर जोर न देकर एक शिक्षक या शिक्षिका अभ्यर्थी जो पेपर में बैठ रही है उसकी मानसिक समझ के आधार पर पेपर आता है कि उसकी मेंटली थिंकिंग कैसी है, उस थिंकिंग को देखा जाता है। और मैं अभी आपकी जो पढ़ा रहा हूँ इसको मैं चाहता तो जो मैं आप कल की वीडियो थी उसी में पहला टॉपिक आपका खत्म हो जाता, लेकिन अभी मैं आपके दिमाग में थिंकिंग भर रहा हूं कि एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या थिंकिंग होनी चाहिए। चलिए चौथे बिंदु की अगर हम बात करें, देखिए चौथा बिंदु हमें दिया है कि गर्भकालीन प्रभावों के संबंध में क्या अब तक अवधारणाएं थी। गर्भकालीन प्रभावों के संबंध में, यानी गर्भ के संबंध में अब तक क्या अवधारणा थी। तो देखिए कुछ लोगों की यह अवधारणा होती है कि गर्भवती मां की विभिन्न क्रियाएं जैसे भोजन, परंपरागत उपचार, झाड़ फूंक, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करती है। अब तक हमारे समाज में गलत धारणा थी कि गर्भवती मां की विभिन्न क्रियाएं जैसे भोजन, परंपरागत उपचार, झाड़ फूंक, सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि यदि खट्टा और चटपटा अगर गर्भवती माता खाती है तो उसकी संतान जो होगी वो कौन होगी? बेटा होगी। इस अवधारणा से घर के सदस्य गर्भवती स्त्री की देखभाल करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अधिकांशतः पुत्र की ही कामना करता है, अतः वे उस स्त्री की अधिक देखभाल करते हैं जिससे यह संकेत मिलते हैं कि पुत्र की प्राप्ति हो। यानी पुत्र प्राप्ति के लोभ में, पुत्र प्राप्ति के लालच में उस स्त्री की अधिक देखभाल की जाती है। लालच काय का है? अभी पुत्र प्राप्ति का। परिवार के सदस्यों के इस प्रकार के व्यवहार का प्रभाव गर्भवती की मानसिक दशा पर पड़ता है। और देखिए माता की अगर मानसिक दशा पर प्रभाव पड़ेगा तो फिर गर्भस्थ शिशु का विकास उससे प्रभावित होगा, क्योंकि जो दशा माता की होगी वही दशा उसके शिशु की होगी, जिससे गर्भस्थ शिशु का विकास प्रभावित होता है। गर्भकालीन उपयुक्त व संतुलित भोजन, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छा मनोरंजन माता को करना चाहिए। मां की सुखदायक अनुभूतियां सभी गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए कैसी होती हैं? सकारात्मक होती हैं। किंतु इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि गर्भधारण के बाद शिशु का लिंग परिवर्तित किया जा सकता है। इस बात में कोई तथ्य नहीं है, निरर्थक बात है ये। शिशु का जन्म एक अलौकिक प्रक्रिया है। बेटा और बेटी दोनों ही समान रूप से महत्वशाली और समान क्षमताओं वाले होते हैं। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों में समान योग्यताएं होती हैं, समान क्षमताएं होती हैं। कॉट, डगलस, स्मिथ और बैगन के शब्दों में इस संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक बालक भगवान का एक नया विचार है तथा सदैव तरोताजा रहने तथा चमकने वाली संभावना है। यह सदैव तरोताजा रहता है और कभी भी यह चमक सकता है, चमकने वाली संभावना है। ये कॉट, डगलस और स्मिथ नामक विद्वानों ने हमसे कहा है। कॉट, डगलस और स्मिथ के शब्दों की अगर हम बात करें तो कॉट, डगलस और स्मिथ कहते हैं कि बैगन के शब्दों में
स्कॉट, डगलस, स्मिथ और बेगिन, इन चारों के शब्दों में क्या कहा गया है कि इस संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक बालक भगवान का एक नया विचार है जो सदा सदैव तरोताजा रहने तथा चमकने की एक संभावना है। तो अब तक ये नकारात्मक सोच हमारे समाज में चली आ रही थी, लेकिन शिक्षक होने के नाते हमें याद रखना है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ही समान है, दोनों की समान क्षमताएं होती हैं, दोनों की समान महत्वशाली, दोनों की समान महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ये दोनों बिल्कुल समान होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा बिंदु हमें यहां दिया गया है यौन भेद के संबंध में। यौन भेद के संबंध में क्या है, तो देखिए यौन भेद के संबंध में, यौन भेद के संबंध में हमसे क्या कहा गया है, यानी यौन भेद के संबंध में अब तक क्या कुरीतियां थी। तो देखिए आदि काल से ही स्त्री को निर्बल और पुरुष को सबल माना जाता है। आदि काल से यानी पहले के समय में स्त्री को निर्बल और पुरुष को सबल यानी मजबूत माना जाता था। चूंकि पितृसत्तात्मक हमारे यहाँ समाज था, पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण समाज में जो परिवार की सत्ता होती थी वो पुरुष को दी जाती थी और माता को वहां निर्बल माना जाता था और पिता को वहां सबल माना जाता था। स्त्री को निर्बल और पुरुष को, अगर पारिवारिक दृष्टि से हम इस बात को कहें तो ये कुछ हद तक सही होती है ये बात, लेकिन हम सामान्य जीवन में अगर हम बात करें तो सामान्य जीवन में या शिक्षा के स्तर में अगर इसकी हम बात करें तो स्त्री को निर्बल और पुरुष को सबल माना जाता है। ऐसा पुरानी परंपरा के अनुसार हमारे धार्मिक ग्रंथ भी पुत्री की तुलना में पुत्र जन्म की श्रेष्ठता को इसलिए अधिक मानते हैं कि माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। भले ही पुत्र माता पिता को खाना ना दे, भले ही पुत्र माता पिता को गालियां दे, लेकिन हमारे समाज की ये जो धारणा है, धर्म हमारा क्या कहता है कि पुत्र ही माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। हमारे धर्म और प्राचीन मान्यताओं के कारण ही बालिकाओं की तुलना में बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारे धर्म और प्राचीन मान्यताओं के कारण ही बालिकाओं की तुलना में बालकों को अधिक महत्व दिया जाता है। कुछ स्थानों पर तो पुत्री के जन्म को ही अशुभ माना जाता है। ये अब तक कुरीति हमारे समाज में रही है, इसीलिए तो हमारा लिंगानुपात कम हुआ, इसीलिए सारी समस्याएं आना प्रारंभ हुई हैं। तो पुत्री के जन्म को अशुभ माना जाता था और अगर उसका जन्म भी किसी कारण से हो जाता तो जन्म के बाद उसको गला दबाकर मार दिया जाता था। ऐसी कुरीतियां थी हमारे समाज में। जो माता पिता बालक और बालिकाओं में भेद मानते हैं वे बालकों को अधिक सुविधाएं व लाड़ प्यार देते हैं और बालिकाओं को वे कम सुविधाएं और कम लाड़ प्यार देती हैं। तो इससे उनसे मानसिक विकास में परेशानी आती है। माता पिता की यह भावना बालिकाओं में हीन भावना का विकास करती है और उनके विकास को अवरुद्ध करती है। माता पिता की ऐसी भावना बालिकाओं में हीन भावना का विकास कर देती है और उन बालिकाओं के विकास को क्या करती है, अवरुद्ध करती है। किंतु माता पिता की यह भ्रांति बालक और बालिकाओं दोनों का ही समुचित विकास नहीं कर पाती है। वो बालक तो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, ओवर कॉन्फिडेंस आप एक तरीके से कह सकते हैं। वो बालक तो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, क्यों घर में उसको अधिक लाड़ प्यार दिया जाता है, उसकी बात को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इससे बालक और बालिकाएं दोनों के ही समुचित विकास में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि अधिक लाड़ प्यार पाकर बालक तो अधिक उद्दंड हो जाता है और बालिका बेचारी इसी सोच में रहती है कि मुझे परिवार से पर्याप्त प्रेम नहीं मिल पाता। तो दोनों के मानसिक विकास में इससे परेशानी आती है। फ्रोवेल का मानना है, फ्रोवेल नामक जो मनोवैज्ञानिक है, इनका कहना है कि बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। अब यहाँ बालक का मतलब अकेले बॉय से नहीं है, अकेले लड़के से नहीं है, बालक भी लड़का लड़की दोनों। बालक स्वयं विकासोन्मुख, विकास प्लस उन्मुख, विकास की ओर बढ़ने वाला, विकास उन्मुख होने वाला मानव पौधा है। बालक क्या है? बालक स्वयं विकास की ओर बढ़ने वाला मानव पौधा है। अतः बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उनके पालन पोषण में यौन विभेद न किया जाए। यौन विभेद का अर्थ है कि लिंग का उन दोनों में भेद ना किया जाए। लड़का और लड़की दोनों में कोई अंतर नहीं है। बालक स्वयं विकास की तरफ बढ़ने वाला है, स्वयं विकासोन्मुख होने वाला मानव पौधा है। तो बालकों के सर्वांगीण विकास अगर हम चाहते हैं तो सर्वांगीण विकास होने के लिए माता पिता होने के नाते और एक शिक्षक होने के नाते उन बच्चों के पालन पोषण में यौन विभेद न किया जाए, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले पार्ट के दूसरे लेक्चर को आज हम समाप्त कर रहे हैं। इस दूसरे लेक्चर में आपकी बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ समझ मैंने आपको मस्तिष्क में पहुंचाने का प्रयास किया है।
आगे इससे अगली वीडियो में हम धीरे धीरे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनसे संबंधित गुण कौन कौन से होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में बच्चे में कौन कौन से गुण आते हैं, इनसे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं, सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लगभग 2 या 3 लेक्चर में आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम यहाँ पर बाइंड अप करेंगे। इस चैप्टर को समाप्त करके नए टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। प्रयास मेरा यही रहेगा, आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित पेपर को दिलाना, इस टॉपिक से संबंधित, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज बाहर न जाए, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। गारंटी कभी किसी चीज की नहीं होती, क्योंकि इंसान की स्वयं गारंटी नहीं है। प्रयास सबका रहता है। मैं आप पूरा प्रयास करूंगा कि आपको कहीं से कहीं तक कोई चीज मिस ना हो। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।